हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। अभी भी तमाम निगाहें इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही हैं क्योंकि सारे सेनेट इलेक्शन से जुड़े तनाज़े वहीं सुने जा रहे हैं। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी आज समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट का अगर तस्करा करें तो वहाँ असजद मल्ही साहब जो डस्का में इलेक्शन कैंडिडेट थे पीटीआई के, वो गए हैं इलेक्शन कमीशन के हुक्म के ख़िलाफ़। जो इलेक्शन कमीशन ने री इलेक्शन का हुक्म दिया है डस्का NA 75 सीट का, उसमें भी नई डेवलपमेंट ये है कि पहले ये इलेक्शन 18 मार्च को होना था। अब कहा यह जा रहा है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से अनाउंसमेंट आई है कि अब ये री इलेक्शन जो है ये 10 अप्रैल को होगा। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस थी, जिसमें DC थे, वहाँ के DSP थे, RPO और DPO वगैरह, सबको बदलने के अहकाम जारी किए थे और साथ ही ये भी कहा था कि इनको इलेक्शन ड्यूटी पर ना लगाया जाए। तो पंजाब हुकूमत ने उस पर यह कहा कि उनके लिए मुमकिन नहीं है कि इतनी जल्दी नए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो इलेक्शन हैंडल कर सकें, लिहाजा उन्हें थोड़ा वक्त दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत की ये जो दरख्वास्त है मंजूर कर ली और अब ये इलेक्शन 10 अप्रैल को होंगे। उसके अलावा जो है PTI के इस्लामाबाद के जो रुकन हैं अली नवाज़ आवान, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए और उन्होंने भी जो यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन हैं उसको चैलेंज किया था, मगर अदालत ने कहा कि ये काम पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट ही देखे, और उनकी दरख्वास्त निपटा दी। मगर इलेक्शन कमीशन के अंदर जो PTI की समाअत हो रही है यूसुफ रज़ा गिलानी को डिस्क्वालीफाई करने की, उसकी आज भी हियरिंग हुई और जो PTI की इस्तदा कल नामंजूर हुई थी, आज तरमीम शुदा दरख्वास्त के साथ वो आए और कहा गया कि यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत का नोटिफिकेशन जो है वो जारी ना किया जाए। वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी इलेक्शन कमीशन ने और नोटिफिकेशन जारी हो गया। न सिर्फ उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ बल्कि फैसल वाउडा का भी नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिन पर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने जब इलेक्शन लड़ा 2018 का तो उस वक्त उन्होंने अमरीकी शहरियत तर्क नहीं की थी और जब इलेक्शन हुआ वो उस वक्त भी अमरीकी शहरी थे। बहरहाल वो स्मार्ट थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को गुच्छा दिया और MNA की सीट से इस्तीफ़ा देकर अब वो सेनेट की सीट पर आ गए हैं। तो दोनों तरफ से इल्ज़ामात की बौछार है। इलेक्शन कमीशन पहले से ही तनाज़ों की जद में है क्योंकि PTI का फॉरेन फंडिंग केस है वो चले जा रहा है। उसके बारे में भी बात होती है कि क्यों इतनी देर लगा रहा है इलेक्शन कमीशन। तो सारी चीज़ों को लेकर के आज जब PTI अरकान वहाँ गए तो वो इस हद तक तो कामयाब हुए हैं कि इलेक्शन कमीशन ने 22 मार्च को यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके साहबजादे अली हैदर गिलानी को तलब कर लिया है उन वीडियोज़ के सिलसिले में जो 3 मार्च के सेनेट इलेक्शन से एक रोज़ कबल सामने आई थी। ARY लेकर के आया था जिसमें यह दावा किया गया था कि अली हैदर गिलानी जो है वो बज़ाहिर तो 4 PTI MNAs को वोट ज़ाया करने का तरीक़ा समझा रहे हैं, मगर साथ ही साथ ये भी कहा गया कि उसकी बाद जो एक ऑडियो रिलीज़ हुई जिसमें मुबैना तौर पर सिंध के वज़ीर जो इत्तलात हैं नासिर शाह, उनसे कहा जा रहा है कि इन जो PTI अरकान हैं इनके लिए पैकेजेस का बंदोबस्त किया जाए। कल इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि इसमें कोई पैसे के लेन देन का जिक्र नहीं है, तो हम क्या करें। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जिस पर इल्ज़ाम है उसको तो बुलाएं और जिन्होंने रिश्वत ली या पैसे लिए उनको ना बुलाएं। अब उसके बारे में जो PTI के लॉयर हैं उन्होंने कहा जी उन्होंने पैसे नहीं लिए, उन्होंने अलबत्ता जो वीडियो है वो रिकॉर्ड की। जमील अहमद ख़ान साहब जो PTI MNA है, कैप्टन रिटायर्ड हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड की। उनका बयान हल्फी भी आज जमा कराया गया बतौर गवाह के, क्योंकि इलेक्शन कमीशन चाह रहा था कि इन लोगों को बहैसियत फ़रीक बुलाया जाए, मगर PTI बज़िद है कि उनके जो अरकान जो इस वीडियो में थे वो बतौर गवाह ही पेश हो सकते हैं और PTI की ख्वाहिश यही है कि उनको बहैसियत गवाह ही ट्रीट किया जाए। अब ये मामला 22 मार्च को दोबारा आएगा। इलेक्शंस जब भी होते हैं, बारह हम कह चुके हैं, कोई ना कोई तनाज़ा आता है और इवेंचुअली इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात आती है। और ये अब से नहीं हो रहा, 88 के इलेक्शन के बारे में बात की जाती है, 90 के इलेक्शन के बारे में बात की जाती है, 93, 97
जो भी हारता है वो कान मरोड़ता, जो भी कान मरोड़ता है। उसके बाद 2013 के इलेक्शन में मुझे अच्छी तरीके से याद है, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा था ये आरओज़ का इलेक्शन है जी, और ये इलेक्शन चोरी हुआ है, वो भी चले गए। 2018 का जब इलेक्शन हुआ तब आरटीएस बैठ गया और उस वक्त भी उंगलियां उठी कि ये जो इलेक्शन है ये चोरी हुआ है, मगर वो उनकी तहकीकात ना कभी इलेक्शन कमीशन ने की, ना जो सियासी जमातें जिन्होंने एग्री किया था कि वो एक पार्लिमानी कमेटी बना करके उस चीज़ को देखेंगी, वो भी नहीं किया गया। अब सेनेट में जब यूसुफ रज़ा गिलानी ने हफीज़ शेख को हराया तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ज़्यादा बरसे इलेक्शन कमीशन के ऊपर। उन्होंने कहा एक कौम से ख़िताब में कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया है, और उन्होंने कहा हमारे 15 से 16 अरकान जो हैं वो बिके हैं। बहरहाल मगर जब उन्होंने एतमाद का वोट लिया कौमी असम्बली में से, तो वही अरकान जिनको वो कह रहे थे कि जो बिके हैं उनसे उन्होंने एतमाद का वोट भी लिया। अब इलेक्शन कमीशन के तरफ उंगलियां उठ रही हैं। आज भी मैं सुन रहा था मलिका बुखारी जो पीटीआई की उन 3 MNAs में से हैं जो पार्टी के बिहाफ पे इलेक्शन कमीशन में गई हैं यूसुफ रज़ा गिलानी को डिस्क्वालीफाई कराने के लिए। उन्होंने कहा कि आज नोटिफिकेशन जो जारी किया है इलेक्शन कमीशन ने उससे आवाम हार गई है, और इलेक्शन कमीशन जीता है या नहीं उनको ये नहीं पता, लेकिन आवाम ज़रूर हार गई है। ताहम ये एक खुशाइन बात है कि इस बात की अब तहकीकात होंगी। मगर इलेक्शन कमीशन के बारे में कल भी हमने मुख्तसर गुफ्तगू ये की थी कि क्या इलेक्शन कमीशन ख़ुद से तहकीकात नहीं कर सकता। ये बड़ी बुनियादी बात इसलिए है कि हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन बहुत ताकतवर है, ख़ुद मुख्तार है, और वो जो भी इलेक्शन कराता है उसके पास हर तरह की पावर है। उसके पास ये भी पावर है कि वो फ़ौज को, एग्जेक्टिव को, सिविल सर्वेंट्स को, किसी भी इदारे को, हुकूमती इदारे को अपनी मदद के लिए तलब कर सकता है। मगर फिर भी ये इल्ज़ामात लगते हैं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक कोई ऐसा कन्विंसिंग आंसर नहीं आता, कम से कम उस पार्टी के लिए जो पार्टी इलेक्शन कमीशन गई होती है। दिलशाद साहब मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। मैं ओपनिंग सवाल करना चाहता हूँ। कंवर साहब आपको आवाज़ आ रही है? बहुत साफ आवाज़ आ रही है जनाब। अच्छा, होता ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो इलेक्शन कमीशन है उनके लॉज तकरीबन एक ही तरह के हैं, लेकिन वहाँ एक साहब आए थे TN सेशन 90s में, और उन्होंने जनाब एक गदर मचा दिया था और हर सियासतदान और हर पार्टी उनसे कांप रही थी। उसके बाद भी जाहिर है वही कवानीन रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन बदलता गया। TN सेशन साहब रिटायर हो गए। TN सेशन से पहले भी 50 साल तक इलेक्शन कमीशन जो है रहा, लेकिन किसी ने उसका फॉलो अप नहीं किया और किसी ने उसकी बाज़गश्त नहीं सुनी। पाकिस्तान में इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन एक्टिव है, इससे पहले बहुत कम ऐसा हुआ है कि इसका मतलब है कि लॉज अपनी जगह मौजूद थे। तो आप ये फरमाइए कि ये इलेक्शन कमीशन जो है वो एक्टिव होता है या डिपेंड करता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है और उसके मेंबर कौन है? ये बिल्कुल सही, आपने बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन सवाल किया है, ये दुरुस्त है। उसमें ये मामला हुआ है कि हमारे यहाँ 1970 से जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो हैं या हाजिर सर्विस के जज, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते रहे, तकर्र होता रहा आइन के मुताबिक आर्टिकल 217 के तहत। लेकिन उनके बारे में ये मैंने हमारा अपना तजर्बा ये है कि उनके अंदर विल पावर का बड़ा फुकदान रहा। वो ठंडे मिजाज के लोग हैं, उनके ऊपर से ट्रक भी गुजर जाए तो उन्होंने कभी दस से मस नहीं होना। तो बड़े बड़े इलेक्शन हुए, बड़े बड़े के पास इख्तियारात भी थे, तो उन्होंने उस पर अमल दरामद नहीं किया। मैं अपने तजर्बे की बिना पे कहता हूँ कि मेरी नई पोस्टिंग हुई, मैं मिनिस्ट्री इन्फॉर्मेशन से मेरी पोस्टिंग हुई इलेक्शन कमीशन में, तो मेरी पहली पोस्टिंग हुई सरगोदा डिवीजन में जब ये 77 का इलेक्शन हो रहा था। तो जब हमें ये पता लगा कि वफाकी हुकूमत की तरफ से बाद डिप्टी कमिश्नरों को और कमिश्नर को प्राइम मिनिस्टर हाउस से टेलीफोन आ रहे हैं, मेरे सामने टेलीफोन आए, तो वो मैंने उसी वक्त नए हम ज्वाइन किया था, हमने कहा चलो नंबर अच्छे बन जाएंगे, तो मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सज्जाद अहमद जान को फोन किया, और मेरे वो जाने वाले थे। तो मैंने कहा कि सर यहाँ तो बड़ा जबरदस्त मामला हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर हाउस से फोन आ रहे हैं, और जो कमिश्नर है सरगोदा डिवीजन के, उन्होंने मुझे खुद कहा है कि ये टेलीफोन जो आया है ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का है। ये नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर के
किसी सेक्रेटरी ने कर दिया या मिलिट्री सेक्रेटरी ने किया या किसी ने किया या अफजल सईद ने कर दिया जो उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी था। तो मैंने कहा बहरहाल आप बड़ा कार्रवाई बड़ी हो रही। उन्होंने मुझे सजनश की, उनका नहीं आप खामोश रहें, जो ये कर रहे हैं करने दें, तुम्हारा ये कोई काम नहीं है, रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट कर दिए, वो जान का काम जाने, आप खामोशी से देखते रहे। हमें बड़ी हैरानी हुई। अच्छा, अब ये सारे मामला इसी तरह से ये हमारे यहाँ जितने भी चीफ इलेक्शन कमीशन आते रहे, उनकी पॉलिसी यही रही कि अभी खामोशी इख्तियार करें, आपने कोई आगे बढ़ के फैसले नहीं करने। अब ये जो मौजूदा हालात में हम जहां भी किसी वर्ल्ड फोरम में बात करते थे तो उनका कहना यह था कि आपकी नाकामी यह है कि आपका जो जज जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो फैसले करने में देर करते हैं और वो 15-15 महीने 2-2 साल लगा देते हैं, लेकिन वो फैसले पूरे मुकम्मल नहीं होते। हमारे यहाँ तो चंद हफ्तों में फैसले हो जाते हैं। ये मुझे इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया जब मैंने वहाँ विजिट किया था। तो कंवर साहब सॉरी, एक वक्फे का वक्त हुआ है, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रखते हैं आपके साथ। बहुत वेलकम बैक। गुफ्तगू हो रही है इलेक्शन कमीशन कैसे ताकतवर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ताकतवर होता है या कमीशन ताकतवर होता है या कवानीन जो हैं वो ताकत देते हैं। कंवर साहब आपने मिसालें तो दी, जैसे जस्टिस सज्जाद अहमद जान की जो वसीम सज्जाद के जो वालिद हैं कि उनके दौर में 77 में क्या हुआ वो सारी दुनिया को पता है। अब आप ये फरमाइए कि ये जो सिलसिला होता है कहाँ कहाँ से किन किन शक्लों में दबाव आता है हर इलेक्शन से पहले, मोटे मोटे 2-3 आप गिनवा सकते हैं चीज़ें। हाँ ठीक है, दबाव का मतलब होता है कि हर दौर में जैसे कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का दौर आया था, यकीन जाने ज़ाहिर है कि उनके इंतखाबात जो होते हैं खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनकी समझ जाते हैं कि चूंकि हमें प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने अपॉइंट किया है तो वो खुद ही ऐसे काम करते हैं कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान को या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को कहने की जरूरत ही नहीं पेश आती। वो खुद में खुद सारे काम ऑटोमेटिक खुद हो जाते हैं। जैसे वो जस्टिस इरशाद साहब रहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अपनी उन्हें मालूम था कि मैं जनरल परवेज मुशर्रफ साहब मेरे गहरे दोस्त हैं, तो उनको उनके मिजाज को समझते थे, तो उसके मुताबिक लिया था उन्होंने, उसी से लेते हैं। वो भी सब कुछ लिया, सारा कुछ उन्होंने किया। अब आप आइए मौजूदा हालात में, चले हम आ जाते हैं। मौजूदा हालात में ये हुआ कि बड़ा अच्छा हुआ, हमारी 24वीं अमेंडमेंट के तहत के भी फैसला ये हुआ कि आइंदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबर इलेक्शन कमीशन है ये ब्यूरोक्रेसी से भी आ सकते हैं, जुडिशरी से भी आ सकते हैं और पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल से भी आ सकते हैं। तो अब इन हालात को देखते हुए पहला तजुर्बा ये हुआ कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सिकंदर सुल्तान साहब, वो जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ही चॉइस थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ही इनका नाम रिकमेंड किया, तजवीज किया और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने उसको तस्दीक कर दी, तौसीक कर दी, ओके कर दिया। तो इन दोनों की मशावरत से चीफ इलेक्शन बने। लेकिन जो सिकंदर सुल्तान साहब है इनका मिजाज जो है शुरू से जब ब्यूरोक्रेट थे तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहा, ये किसी के दबाव में या किसी डिक्टेशन लेने की इनकी पॉलिसी नहीं रही है। चीफ सेक्रेटरी जहां भी कहीं रहे, इसके बाद यहाँ तक भी इन्होंने जब ये सेक्रेटरी पेट्रोलियम थे और नेचुरल रिसोर्सेज के भी, तो जो शायद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर थे तो उनसे कोई काम लेना चाहा तो उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं आपको OSD बना देता हूँ। कहती कोई बात नहीं, आप OSD बना दें, 6 महीने बाद हम खुद ही आ जाएंगे दोबारा। तो उन्होंने इनको OSD बना दिया, उनकी बात नहीं मानी। ये बड़ा तारीखी वाकया अखबारों में रिपोर्ट हुआ। उन्होंने मुझे खुद ये वाकया सुनाया कि मैंने उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने मुझे OSD बना दिया। लेकिन जो मेरी जगह सेक्रेटरी आया पेट्रोलियम का, वो बाद में कहते वो नैब ने उसको गिरफ्तार कर लिया, अभी तक वो जेल में है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है मैं बच गया। तो ये मामला इस लिहाज से जब इनके सामने केस सामने आया कि भाई हुकूमत ने ये कहा कि हमने शो ऑफ हैंड के जरिए इंतखाब करवाना है सेनेट का, तो ये तमाम मेंबर चारों ये बड़े सर जोड़ के बैठ गए कि हमें अब क्या करना चाहिए। तो अब इसी पॉलिसी तैयार कर रहे थे कि हम इसकी मज़ामत करेंगे, इनकार करेंगे कि जी आप जब तक आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम नहीं होती तो हमें किसी तरह का भी जो ऑर्डिनेंस, जैसे कि हमारे अटॉर्नी जनरल साहब बार बार कह रहे थे जी शो ऑफ हैंड से कर लें और हम एक ऑर्डिनेंस के जरिए करवा सकते हैं। तो इस तैयारी करके बैठे हुए थे जी, हमने इसकी सख्त
मज़ामत कर रही है। देखो इनकी किस्मत अच्छी थी कि हुकूमत ने रेफर भिजवा दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदारती रेफर राय लेने के लिए आर्टिकल 186 के तहत, और साथ ही 2-4 दिन के बाद वो एक ऑर्डिनेंस भी आ गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको बुला लिया चीफ इलेक्शन कमीशन को। यहाँ मैं आपको गुजारिश करूँ, ये पहली रवायत हुई है कि जनाब चीफ इलेक्शन कमीशन जिसका रैंक स्टेटस प्रोटोकॉल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, तो उनको भी तलब कर लिया चीफ इलेक्शन कमीशन के तौर पर। तो बहरहाल इन्होंने कोई माइंड नहीं किया, ये वो चले गए, पेश हुए, तो उन्होंने कहा कि जनाब जब तक आर्टिकल 226 में तरमीम नहीं होती ये ऑर्डिनेंस गैर आईनी गैर कानूनी है, तो हम इसको तस्लीम नहीं करते। ठीक, अच्छा वो जी ये इन्होंने स्टैंड लिया यहाँ सुप्रीम कोर्ट में। इससे पहले जस्टिस कादी फाइज ईसा ने इनको बुलाया कि लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे, तब इस सवाल का जवाब दे या हुकूमत ने जो पंजाब के लोकल गवर्नमेंट को तहरीर किया उसमें आपकी क्या राय है। तो उन्होंने खुली अदालत में रोस्टर में खड़े होकर ये कहा कि ये हुकूमत का गैर आईनी और गैर कानूनी कदम है। तो यहाँ हुकूमत भी देख रही थी इनके सारे कंडक्ट को, और इसके साथ ही वो डस्का का इलेक्शन आ गया ऊपर से। तो डस्के के इलेक्शन में जब ऊपर से हुकूमत ने ये खुद जब देखा कि तमाम इदारों को, तमाम इंतजामिया को ये कह दिया गया इशारतन जैसे भी कि इनके कोई टेलीफोन टैर नहीं करने, इनका हुक्म नहीं मानना, हम अपनी मनमानी कार्रवाई करेंगे, तो इन्होंने अपना सख्त एक्शन ले लिया। और जब बदकिस्मती हुकूमत से ये हुई कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब करवा दिए, तो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब बहरहाल जब आया तो वो रिजल्ट सामने आया, तो रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि जनाब ये तो 90% इन्होंने इसमें तरमीम कर ली है, टेम्परिंग कर ली है, बाकी ठीक है सर बिल्कुल ये उस पर बड़ी वाहवाही भी हुई इलेक्शन कमीशन की। मगर आ जाते हैं सेनेट के इलेक्शन पे। जब वीडियो सामने आ गई तो क्या बेहतर नहीं होता कि इलेक्शन कमीशन उसको भी बिल्कुल उसी तरह देखता है जिस तरह डस्का को देखा उसने, और जो इस्लामाबाद की सीट का इलेक्शन था, पहले तो ये भी बताएं क्या पावर है इलेक्शन कमीशन की कि वो मौखर कर सकता है ऐसा इलेक्शन जिसके बारे में पहले ही शकूक व शुबहात आ गए हों, और अब जो सारी बातें हो रही हैं वो यही हो रही हैं कि डस्का में एक रवैया हमने देखा और सेनेट इलेक्शंस में दूसरा रवैया देखा। डस्का का सेनेट का बड़ा फर्क है। डस्के के 23 प्रिजाइडिंग ऑफिसरों ने लिख कर दे दिया कि हमने 14 घंटे कहाँ गुजारे और ये हमसे टेम्परिंग करवाई गई, वो लिख कर दे दिया। इसी तरह उनके तमाम इंतजामात को देखते हुए कहा कि उन्होंने पोलिंग स्टेशन पर लोगों को नहीं जाने दिया, 2 बंदे भी हलाक हो गए, सब कुछ देखा, वो लगा था। यहाँ जो वीडियो आई ये 2 मार्च को आफ्टरनून आई, और सबसे पहले डॉन ने ही इसको ब्रेक किया और मैंने डॉन को ब्रेक इंटरव्यू दिया था। वो वीडियो हुआ कि डॉन में आई। इसके बाद ये हुआ कि वो आपको वीडियो में बड़ी कंट्रोवर्शियल है, उसमें 4 आदमी 3 आदमी बातें कर रहे हैं कि जी आपका ये वोट कैसे इसको खराब किया जाता है, कैसे स्पाइल किया जाता है, किस अंदाज से इसको किया जाए, और वो वापस से मशवरा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो वो इसमें जब ये 2 मार्च को उन्होंने दी, इलेक्शन कमीशन में जाहिर है कि 3 मार्च को इलेक्शन हो रहा है, 2 मार्च की रात को रही है, इन्होंने वहाँ दफ्तर पहुंच गए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, देख लिया कि हम इस पर इंक्वायरी करते। अब 2 मार्च की रात को 11 बजे तो उनको वीडियो मिल रही है, सुबह 3 मार्च को इलेक्शन है, तो उन्होंने उस वीडियो को भी देखना है कि जाली है, कैसे है, किसने बनाई, तो इलेक्शन को नहीं रोक सकते थे। जी कंवर साहब एक वक्फा लेना है और इसी इशू पे करेंगे कि अगर इवन उस एक रोज़ पहले बेशक रात को मिली, तो क्या इलेक्शन कमीशन के पास पावर थी कि वो ये सेनेट का इलेक्शन मौखर कर सकता इस्लामाबाद की सीट के बाद? इस्लामाबाद की वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद से। कंवर साहब, सेनेट के इलेक्शंस पर ही बात हो रही थी। आपने कहा कि खासा लेट मिला इलेक्शन कमीशन को मवाद, उन्होंने प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दी कि वो इस मामले को देखेंगे। मगर जाहिर है एतराज़ करने वाले तो एतराज़ करेंगे कि क्या एक इलेक्शन कमीशन जो इतना ख़ुद मुख्तार है, इतना ताकतवर है कि वो सब चीज़ें कर सकता है, तो क्या बेहतर ना होता कि इसको मौखर कर दिया जाता है इस इलेक्शन को, ताकि कल कला को इलेक्शन कमीशन पंचिंग बैग ना बनता इलेक्शन को, या सिर्फ इस सीट, सिर्फ इस्लामाबाद की सीट को जिस पर एतराज़ उठा है? जी सर, वीडियो जो आई है
वीडियो और आइडियो जो आ रही है जिसमें अब हम भी है, क्लियर मसला भी नहीं पैदा हो रहा, ये साबित है ये जाली है, क्या मामला है, तो इस पर इलेक्शन तो मुलतवी करने की गुंजाइश नहीं पैदा होती थी कानूनी तौर पर। क्योंकि ज़ाहिर है कि इलेक्शन 11 मार्च से पहले तमाम मरहले तय कर रही थी, आइन की रिक्वायरमेंट थी, तो आइन की रिक्वायरमेंट में तो इलेक्शन कमीशन कोई मुदाखलत करने का मजाज नहीं था। अगर ठीक है कोई बाई इलेक्शन होता, जैसे कि 10 का भी हो रहा है, ये डेट एक्सटेंड करते जाए, वो डेट एक्सटेंड कर दी 10 अप्रैल तक, लेकिन ये इस पर इनमें आइनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात नहीं थे। दो तरीके होते हैं, एक तो सदारती इलेक्शन को पाकिस्तान कभी तब्दील नहीं कर सकता, विदिन 30 डेज करवाने होते हैं, और इसी तरह ये सेनेट के इलेक्शन 11 फरवरी 11 मार्च के दरमियान मुकम्मल होने हर सूरत में चाहिए थे। तो इसको तो आईनी प्रोविजन इस मामले में ये हो सकता था कि नोटिफिकेशन जो है वो जारी ना होते टिल द टाइम इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन अपनी तहकीकात कर लेता। तहकीकात करने के लिए ज़ाहिर है कि अभी सारे मामला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने खुद ही कहा कि जो इनकी पहली बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने जो अपना केस लड़ा उसे जान ही नहीं थी, ना कोई दलाइल थे, ना कोई सही महीने में कोई रेफर दर्ज किया गया, और ना एक्ट के आइन के आर्टिकल कोई का जिक्र ही नहीं था। सिंपल दलाइल थे कि नहीं थे वो एक अलग बात है। एक कहते हैं ना कि एक जहां शेडो ऑफ डाउट आ जाए तो वो बात तो अब इलेक्शन कमीशन अपने तौर पे टेकअप कर सकता था या नहीं? अगर करना चाहता तो रिजल्ट रोक सकता था, इसमें कोई उसमें बात नहीं थी। अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फुल बेंच बैठे हुए थे और उनके विजन के तहत, अपने विजन के तहत अगर वो सोचते कि हमें आईनी कानूनी तौर पर इख्तियारात हैं तो वो ठीक है, वो FIA की खिदमात भी ले सकते थे, उनके पास क्राइम। दूसरा ये है कि आज इलेक्शन कमीशन की KP की जो मेंबर हैं जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर, उन्होंने फिर कलमा पढ़ के कहा कि हम न्यूट्रल हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन को ऐसा कहना चाहिए कि यकीन दिलाने ये कहने की? ये भी मेरा ख्याल में को जरूरत नहीं थी कहने की कि ये भी लोगों को तसल्ली देना, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की अदम एतमाद किया हुआ है और वो एक हफ्ते से मुसलसल इनके खिलाफ शदीद जो है तफाजात का इजहार कर रहे हैं, उसकी वजह से कोशिश की रही है हम तो न्यूट्रल है, जब तक हमारे पास रिकॉर्ड नहीं आएगा, हम इंक्वायरी नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, उस वक्त हमने कोई एक्शन नहीं लेना था। लेकिन बहरहाल ये 22 मार्च को जो डेट रख दी है, इसमें जो सबसे ज्यादा जो मुझे नजर आ रहा है कि जिसको सजा मिल सकती है वो अली हैदर गिलानी हो, उसको सजा मिलने के इम्कानात हैं। और इसके साथ साथ वो 4 मेंबर कौमी असम्बली के जिन्होंने अब आज एफिडेविट भी जमा करवा दिया, उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है कि आपने ब्लैकमेल किया, ट्रैप किया और अपने इस तरह से वीडियो बनाई, ऑडियो बनाई, ये आपकी जो है मेलाफाइड तरीके से आपने सारी हरकतें की हैं। ये 4 मेंबर जो हैं कौमी असम्बली के, इनकी भी नाहलियत हमें बिल्कुल नजर आ रही है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सख्त कदम उठाना है। तो फिर तो सर हर जमात फिर इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम लगाएगी, अपोजिशन भी कहेगी कि जी हमारा बंदा नाअहल कर दिया। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है ना। इलेक्शन कमीशन तो पूरा फला दोनों ने करना है। वो तो अपोजिशन की आज तो जरा नरम हाथ रखा हुआ है, अपोजिशन ने तो बहुत तारीफें कर रहे हैं। अब मौलाना फजल रहमान साहब को तलब कर लिया 18 मार्च तक, इन्होंने भी उनको राय वही देनी है जो जनाब इमरान खान साहब इलेक्शन के बारे में कह रहे हैं। तो जब तक एक विल पावर, मैं ये बताता हूँ, मैं छोटी सी मिसाल ये देता हूँ, हमेशा मैं देता रहा हूँ, और इंडियन इलेक्शन कमीशन से हम बड़े मुतासर भी हैं, आपने भी जिक्र किया है, मैं खुद बड़ा मुतासर हूँ सिस्टम देख कर। उनके यहाँ बड़ी पावर है, उनके पावर में ये होती है, आप यकीन जाने कि वो आप कानून साजी भी कर सकते हैं। अगर पावर अवाने जरिए का इजलास नहीं हो रहा, इमरजेंसी पड़ गई, जैसे इमरजेंसी पड़ गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आप बैलेट पेपर में तो कुछ कर लें, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लें, इनके पास इख्तियारात नहीं थे तो ये नहीं कर सके। अगर इंडियन इलेक्शन कमीशन होता तो उसके पास कानून साजी की इजाजत है और वो बाद में अपने अवाने जरिए से बिल की शक्ल में वो मंजूरी ले लेते हैं। यहाँ वो नहीं है। नंबर 2, इंडियन इलेक्शन कमीशन के पास ये भी इख्तियारात है कि पार्टी को कायम करार दे दें अगर वो ये महसूस करे कि ये तज़हीक कर रहे हैं, तजलील कर रहे हैं, आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो उसको बाकायदा उनको इजाजत है कि बाद में कोई सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट खुद जाते रहें। इलेक्शन कमीशन इंडिया कोई ताल्लुक नहीं है, वो कायम करार दे सकता है। लालू प्रसाद को भी उन्होंने जेल भेज दिया था। ये मुझे खुद इंडियन चीफ इलेक्शन ने बताया कि हमने उसको तलब किया, हमने उसको जेल भेजा
उसके तमाम मामले में बाद में जमानतें वमानतें करवा ली। उनका वजीर दाखिला बंसी राम को प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उसको हवालात में बंद कर दिया। ये भी बहुत बड़ा बात हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, आप बात सही कह रहे हैं सर। एक छोटी सी बात मैं ये कहता हूँ कि फॉरेन फंडिंग केस की भी जब फिर बात आती है, अपोजिशन कहती है कि इतना लंबा क्यों लटक रहा है जबकि चीज़ें सामने हैं। दूसरी फैसल वाडा साहब के केस में इलेक्शन कमीशन ने क्या किया 2.5 साल में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक्चुअली वो केस सुनना पड़ा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भिजवाना पड़ा विद अ नोट के बज़ाहिर ये लग रहा है कि इन्होंने अपनी शहरियत उस वक्त छुपाई। तो इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन का फेलियर हुआ। जब वो इलेक्शन लड़े तो इलेक्शन कमीशन ने वो चीज़ नहीं देखी। ये दुरुस्त है आपका। ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने यहाँ अपनी कोताही भी दिखाई, कमजोरी भी दिखाई। फैसल वाडा इलेक्शन कमीशन से का मजाक भी उड़ाते रहे और कभी पेश नहीं हुए, बार बार ऑर्डर देने के बजाय कभी पेश नहीं हुए। बाद में 50,000 रुपये जुर्माना भी अदा करना पड़ा लेकिन पेश नहीं हुए। यहाँ तक उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश नहीं हुए, आए मजाक करके चले गए। उस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी रवैया नरम रखा, लेकिन इस इलेक्शन कमीशन ने अपना रवैया नरम रखा। और ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब भी ठीक कहते हैं कि जनाब आपको जो इतने बड़े बड़े केस सामने आए थे, पेशावर का वीडियो केस आया था तो आपने इस पर भी कोई नोटिस नहीं लिया। ये बात दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। जो बात फॉरेन फंडिंग केस है, ये भी हम आपसे इत्तेफाक करते हैं कि 60 साल हो गए, वो ठीक है। पीटीआई ने 3.5 साल तो ज़ाया किए, मुख्तलिफ अदालतों से स्टे लेते रहे, लेकिन अब भी तो तकरीबन 1-1.5 साल से वो बनी हुई है कमेटी, अभी तक फैसला नहीं आ रहा। और कमेटी जो है वो ऐसा फैसला सुनाती है कि इलेक्शन कमीशन दोबारा रिमाइंड कर देता है। तो ये बात दुरुस्त है कि 3-4 ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर को उनको बुरा भला कहने का मौका मिल गया। अगर ये किसी तरीके से शुरू में ही अगर अपोजिशन ने इन पर तनकीद की थी, अगर अपोजिशन ने किसी नुमाइंदे को बुला के या तरीके से दाखिल करार दे देते तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी इतनी जुर्रत ना करते जैसे आजकल वो उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर जब बातें की तो प्रेस रिलीज की बजाय नोटिस जारी करना चाहिए था। इनके पास आर्टिकल 204 के इख्तियारात हैं। और इसी तरह इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन 10 पढ़े आप, इतनी पावर है उसके अंदर, इतना पावर है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। एक प्रेस रिलीज से जो है गुजारा कर लिया। इससे फिर हुकूमत भी मजबूत बड़ा खुल के सामने कर रही है, वज़रा भी मजाक उड़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमें सदमा पहुंचा, प्रेस रिलीज में कहते हैं, वज़रा कहते हैं चलो आपको शर्म आनी चाहिए थी, सदमा किस बात का हुआ। ये सारी चीजें आपके सामने एक्शन लेना चाहिए था और एक्शन लेने में कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन बहरहाल इनकी कमजोरी है कि बना पे ये हो रहा है। माज़रत यही जो आप बात कर रहे हैं ना कि देखें वज़ीर आज़म ने तनकीद की, अब वज़रा भी पीछे पड़े हुए हैं और सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बाकायदा हैशटैग्स और काफ़ी बदतमीज़ी से भी बातें की गई हैं। अब आइडियली मैं जानता हूं कि जो भी हैं बेंच पे बैठे होते हैं, जो जज हजरात होते हैं, उनको इन चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए, लेकिन घूम फिर के बंदा इंसान ही होता है। तो किस हद तक ये जो इस तरह की क्रिटिसिज्म होती है और कभी कभी क्रिटिसिज्म क्या बदतमीज़ी हो रही होती है, किस हद तक आपकी अपनी राय और आपके अपनी एक्सपीरियंस में ये उनको अफेक्ट करती है, उससे मुतासर होते हैं? नहीं, मैं तो इस बारे में बिल्कुल आपके साथ एग्री करता हूं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जो है इस पर शदीद रिएक्शन देते हुए उसी रात को ही इनको नोटिस भेजना चाहिए था कि अब तौहीन अदालत का जब उनके पास फुल इख्तियार दिए हुए हैं आइन ने, कानून ने, तो उसके मुताबिक ये एक्शन ले लेते। अगर प्राइम मिनिस्टर ना पेश होते, तो हमने चैनल में कहा, अगर प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पे पेश ना होते तो फिर जनाब इनको फिर आर्टिकल 220 के तहत आर्मी चीफ को लिख देते, जैसे कि सज्जाद अली शाह ने लेटर लिख दिया था अपना आर्टिकल 190 के तहत। बेशक कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन बाहर खत तो चला गया था ना, नवाज शरीफ गवर्नमेंट हिल तो गई थी ना। तो ये कर सकते थे, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में तमाम मामला जो है विल पावर चाहिए, ताकत चाहिए और अपने इन हालात को देखते हैं। अगर उन्हें अपनी सर्वाइवल करनी है तो उन्हें बड़े बोल्ड कदम उठाने पड़ेंगे। और जब तक ये कंटेम्प्ट नहीं जारी करेंगे तो इलेक्शन कमीशन इसी तरह जलील ख्वार होता रहेगा। इस पर एडमिनिस्ट्रेशन भी बुरा असर पड़ेगा। आइंदा इंतखाब कैसे करवाएंगे, लोकल गवर्नमेंट का इंतखाब भी इन्होंने करवाना है सितंबर में। तो ये सारी चीजें उनको अपनी रिट पावर को बहाल करनी पड़ेगी, ताकत दिखानी पड़ेगी और बड़े से बड़े फैसले करने पड़ेगे। बेशक प्राइम मिनिस्टर, अब आप ये देखिए, मैं आपको आप हमारी मुसीबत ये होती है जब हुकूमत में आने के बाद इनके अंदर विल पावर क्यों कमजोर पड़ जाती है। अब सरदार रजा जब थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो इमरान खान ने तजरील कर दी और लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, तो बार बार वो जब ऑर्डर दिया तो वो पेश नहीं हुए इमरान खान। तो आप पढ़ ले, तारीखी वाक़या है। तो सरदार रजा ने हुक्म जारी कर दिया IG इस्लामाबाद को कि इमरान खान को हॉस्पिटल समेत मेरे सामने पेश किया जाए।
तो बाद में उन्होंने माफिया मांगी बाबर अमान के जरिए, तो वो सारे माफिया मांग के फिर बाहर आ गए, आखिर तो नहीं लगने दी, माफी मांग ली। ये बात, ये इतनी पावर जब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे इतने बड़े पाकिस्तान के, उस वक्त ऑर्डर जारी किया सरदार ने, बड़ी हैरानगी हुई। वही हालांकि वो भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे जी। इसी तरह इस मौजूदा इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि अपनी जिस अंदाज से इनकी तस्दीक हो रही है, तजलील हो रही है कि आप जमहूरियत के दुश्मन है, वतन दुश्मन है, आपने फ्रॉड किया, जाली काम किए, इसके बारे में तो बहुत जबरदस्त कंटेप्ट लगती है। मतलब एक लकीर खींचने की जरूरत है। बिल्कुल जाहिर है, आईनी इदारा है, पावर है। बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, आपने सिल गुफ्तगू की कि इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है और उसको क्या करना सब कर सकता है, लेकिन वही है कि बंदा कितना कर सकता है, हाँ, किस हद तक बंदे पे और किस हद तक आप जाना चाहते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट रिस्ट्रिक्शन होती है बंदे में। बहरहाल एक वक्फा लें। वेलकम बैक। और अब ये इलेक्शन और कमीशनों के चक्रों से निकल कर कुछ और चीज़ पर बात करते हैं। आपको पता है कि 2 साल हो गए हैं बालाकोट हमलों को, और अभी तक मतलब जो हमारे दरख्त तबाह हुए थे और जो कौवे मरे थे उसका बदला किसी ने नहीं लिया, लेकिन इसके बावजूद अभी तक भारत एक ही नारा है कि जी हमने आपका त्यारा गिराया था, हमने आपका त्यारा गिराया था। पूरी दुनिया उनको बोल रही है कि सही नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो कह रहे हैं यार भाई बोल रहा है, आप मान क्यों नहीं रहे कि आपका त्यारा गिराया। कभी कभी वो F-16 नस्वार का पैकेट भी दिखा देते हैं कि सर ये है सबूत, बल्कि इस हद तक कि उनके अपने एनालिस्ट भी उनको उनके अपने TV शोज़ पर ही कह रहे हैं कि जी नहीं, इस चीज़ की कोई सबूत नहीं है। बहरहाल बदकिस्मती से आज इस बात का हमें एतराफ़ करना होगा कि आज भारत ने एक पाकिस्तानी त्यारा गिरा ही दिया है, और ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। और आपको शायद लग रहा होगा कि ये त्यारा नहीं है बल्कि एक बलून है जो एक त्यारे के शेप में है, और तकरीबन ऐसा ही है क्योंकि आज ऐसा ही हुआ है। ये PIA का बलून आज हीरानगर सेक्टर जो है मकबूजा कश्मीर का, वहाँ पर कहीं उड़ता हुआ आया। कुछ गांव वालों ने देखा, उनको बड़ी टेंशन हुई और उन्होंने बलून को हिरासत में ले लिया, और वहाँ से डायरेक्टली क्या किया कि कॉल की पुलिस को। पुलिस पहुँची, पुलिस ने गिरफ्तार किया बलून को, और फिर तहकीकात शुरू हो गई। और तहकीकात की जो डिटेल्स जो हमारी सोर्सेज हमें बता रही हैं कि पहले तो बलून में बड़ी हवा भरी हुई थी, लेकिन जैसे ही सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा तो थोड़ी उसकी फूंक निकल गई, और आप देख रहे हैं कि अब बिल्कुल बेचारा फुस हो गया है। जहाँ तक बलून्स की बात है तो भारत को पता नहीं क्यों लगता है कि बिलखसूस पाकिस्तानी बलून्स के साथ से काफ़ी चिढ़ है। 2018 के एक वाक़या मुझे याद आ रहा है, और ये राजस्थान में एक शाइनी मेटल ऑब्जेक्ट इंडियन रेडार पर डिटेक्ट हुआ, और उन्होंने कहा कि जी ये तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की कोई कार्रवाई है, कोई वारदात होने वाली है यहाँ पर। तो उन्होंने भेजा अपना जेट, और कौन सा जेट, सुखोई 30, जो एक तकरीबन $22 मिलियन का जेट है, रशियन शायद। और ये जो बलून है, जो बेचारा 3 मीटर का बलून था, काफ़ी बड़ा था, उसके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखी हुई थी। किसी ने अपनी सालगिरह के लिए, 100 रुपए का बलून होगा वो, मतलब 1000 का भी हो सकता है, मतलब अच्छे क्वालिटी अच्छी थी बलून की, बलून हल्का नहीं था, ये इस तरह का नहीं था। ये ऐसे करके गया यार, इतना रास्ता तय करके गया, और मतलब किसी ने कितनी डिटेक्ट नहीं हुआ, रेडार से डिटेक्ट हो गया, इसलिए तो भेजे ना। तो फिर क्या किया कि बलून जा रहा था तो उन्होंने 97 सुखोई की गोलियां मारी। अब मुझे नहीं पता कि सुखोई की गोली कितनी महंगी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक गोली से आप कोई 100 बलून तो आराम से खरीद सकते होंगे। अच्छा, बलून गिरा दिया, लेकिन और फिर जब भारतीय मीडिया ने भी कभी कभी सवाल पूछ ही लेते हैं, उन्होंने कहा कि जी आपको क्यों, क्या ज़रूरत महसूस हुई, बेचारा बलून ही तो था यार, क्यों आपने इतनी गोलियां मारी बलून को। उसने कहा कि यार आप सोचें कि अगर इस बलून के साथ कोई एक्सप्लोसिव्स अटैच्ड होते तो फिर क्या होता। तो ये दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी। बलून्स पर तो चलो फिर भी ये पिछले 1-2 सालों से ही आए हैं। आपको पता है कि कबूतरों की गेम तो शायद दिहाइयों से चल रही है। जो लेटेस्ट जो वाक़या था कबूतर का, वो पिछले साल का था, यानी 2020 का, कि एक बड़े खूबसूरत किस्म का कबूतर था। यहाँ पर एक गुलाबी निशान भी था उसके सीने पर। वो एक बॉर्डर पार करके कोई 2.5 मील में, ख्याल 2.5-3 मील बॉर्डर, भारतीय बॉर्डर पार करके वहाँ पर कहीं लैंड किया। अच्छा, ये बड़ा एक मशकूक किस्म का कबूतर था, क्योंकि इसकी टांग के साथ एक नोट लिखा हुआ था जिसमें कुछ कोड के अंदर
चीज़ें लिखी गई थी। तो ये सोच रहे थे कि ज़रूर कोई देशद्रोही या कोई आतंकवादी, क्या कहते हैं, आतंकवादी नासिर को ये कम्युनिकेट कर रहे थे पाकिस्तान में, और काफ़ी वावेला मचा, मुझे याद है मीडिया में। लेकिन फिर यहाँ हमारी साइड पर एक गांव वाले सामने आए, हबीबुल्ला नाम था उसका, उसने कहा था कि यार भाई ये मेरा कबूतर है। तो फिर जब सवाल पूछा गया कि अगर आपका कबूतर है तो आप कोड क्यों भरते हैं, तो कहा कि यार अगर आप ये पढ़ें ना तो ये 0300 का नंबर है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। कहा कि अगर मेरा कबूतर किसी दिन गायब हो जाए या गुम जाए तो आप उसको वापस भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको पता है कि पिछले मेरे ख्याल के हर दूसरे तीसरे साल कोई इस न किस्म का कोई कबूतर इंसिडेंट होता है। जब भी ये होता है तो हमारे यहाँ काफ़ी शुगल होता है, मीम्स बनती हैं, एजेंट कबूतर, कबूतर कमांडो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमारा पायलट जो था ना, असल में मुझे तो अच्छी बात है कि वो इतना ट्रेंड था कि वो PIA के जहाज़ से निकल गया, वो अभी लंदन की तरफ पकड़ा नहीं गया। नहीं बिल्कुल, और पता है लाहौर एयरपोर्ट पर अभी तक वो लिखा हुआ है स्केड्यूल टू अराइव। हाँ अच्छा, ये अभी एक खबर आई थी कोई 1-1.5 महीना पहले, जिसपे मुझे तो दुख भी हुआ था। कोई अमेरिका से एक कबूतर उड़ा था, अच्छा, और पैसिफिक क्रॉस करता हुआ ऑस्ट्रेलिया में लैंड किया और उसको गिरफ्तार कर लिया और उसको सजाए मौत दी। ऐलान किया गया कि इसको हम मार देंगे। उसकी वजह ये कि ये शायद कहीं अपने साथ कोविड के वायरस वगैरह जो है वो ना लाया हो। अब मुझे नहीं पता कि वो ज़िंदा है या है, लेकिन उसमें बड़ा वावेला बचा था कि एक तो ये कि बजाय इसके कि आप उसके सलूट करते कि पूरा पैसिफिक क्रॉस करके सोचो वो ऑस्ट्रेलिया में लैंड किया, उसको अलग किसी जू में या किसी जगह पे रख देते, आपने उसको सजा। ऑस्ट्रेलिया की पूरी दुनिया ही मतलब ऑस्ट्रेलिया की जो पागल हुई पड़ी है ना, बड़ी जालिम है। लेकिन अभी ये खबर भी आ रही है कि पाकिस्तानी जो जहाज़ है उसको लीथल इंजेक्शन के साथ जो है ना उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, यानी इंजेक्शन लगाएंगे तो फुस हो जाएगा। PIA का हाँ, सुई भी काफी है। अच्छा चलो, जहाज़ की बात हो रही है ना, तो एक अब हम इसी टॉपिक पर बात ही कर रहे हैं, तो मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ। ये मेरे ख्याल पिछले हफ्ते का ही है, एयर फ्रांस पर। अब आपको पता है ना, अब ये जो संगी है ना, ये इंटरनेशनल होते जा रहे हैं। जैसे आपको याद होगा कि जो US कैपिटल पे जो हमला हुआ था, उसमें भी 2-3 संगी भाई हमारे थे कि बाइडेन इज नॉट माई प्रेसिडेंट। तेरे से पूछा किसने था वैसे? तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये एक एयर फ्रांस की फ्लाइट का है, और एक मोदी भक्त, मतलब बज़ाहिर मोदी भक्ति होगा, ये आप देख रहे हैं जो नारेबाजी कर रहा है, उसने देखा कि कुछ सिख भाई बैठे हुए हैं, और आपको पता है कि दूर से ही शनाख्त हो जाती है, पग होती है, दाढ़ी होती है, किरपान तो ज़ाहिर नहीं होगा क्योंकि प्लेन है, गिरफ्तार हो जाएंगे। तो वो शुरू हो गया, हिंदू जाग गया है, मोदी मोदी उड़ता पंजाब, ये वो, और वहाँ पर पूरा फड्डा शुरू हो गया। तो उसको पकड़ कर फिर प्लेन से उतारा गया, और अगर इस पर पूरी सज़ा ऐद हो तो भाई को 10 साल कैद हो सकती है। इसलिए कहते हैं ना कि उड़ने से पहले उड़ा ना करो, क्योंकि अपेरेंटली भाई ने 3-4 लगाई भी हुई थी मूड बनाने के लिए। ये तो चलो फिर भी एक थोड़ा सा फनी इंसिडेंट है जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ ना, वो उसकी बात इनफैक्ट ऑस्ट्रेलियन जो कांग्रेस है या पार्लियामेंट है, जो भी कहते हैं, वहाँ पर भी हुई। और ये ऐसा था कि मेरा ख्याल है, मुझे नहीं याद कि सिडनी के शहर में कुछ सिख निकले थे, एक रेस्टोरेंट पर सेलिब्रेट कर रहे थे, उन्होंने नई गाड़ी खरीदी थी, ठीक है। तो वहाँ से जैसे ही वो सिग्नल पर रुके तो कुछ इंडियन ओरिजिन ऑस्ट्रेलियंस आए और लाठियों के साथ ना सिर्फ उन्हें मारा बल्कि पूरी गाड़ी के सारे शीशे और सब कुछ तोड़ दिया। अच्छा, अब इसको संगियों के साथ कि आप कैसे रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये है कोई 2-3 हफ्ते पहले की खबर, और जो जिन पर हमला हुआ था उन्होंने कहा था कि यार हाल में ही ना एक यहाँ पर RSS की एक रैली निकली थी, और उनमें ये इन लोगों ने शिरकत की थी जिन्होंने हम पर हमला किया है। तो एक है सेनेटर ऑस्ट्रेलिया के शूब्रिज साहब, तो वो इस पर बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने बाकायदा असेंबली में ये बात की कि जी ये जो RSS है, ये विश्व हिंदू परिषद है, इसको US ने एक इंतहाई पसंद जमात करार दिया है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हम इसको ऑपरेट कैसे करने देते हैं। हाँ, तो ये चल रहा है तो इनका डोमेस्टिक मामला, और कोई भी अगर बात करे तो कहते हैं कि डोमेस्टिक मामला, लेकिन खुद ही पता नहीं क्यों इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश हो रही है ऐसे। बहरहाल आज के लिए जी इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।